नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में आज तारीख लिखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो आइकॉनिक ब्रिज है, सिडनी हार्बर ब्रिज, वहां पर इतना बड़ा मजमा जमा हो गया है कि तारीख में इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ। यूरोप में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट प्रोटेस्ट है जो आज हो रहा है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के तनाजुर में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है जो वहां पर हो रहा है। बहुत बड़े स्पीकर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो वहां पर जमा हुए हैं और एक तारीख जब वहां पर हम देख रहे हैं। और फलस्तीन की सपोर्ट इस हद तक चली जाएगी ये इजराइल ने कभी सोचा नहीं था। और सैंक्शंस, डिवेस्टमेंट्स, ये सारा प्रेशर जब गवर्नमेंट्स के ऊपर आ रहा है कि वो जो प्रैक्टिकल इकदाम हैं वो इजराइल के खिलाफ उठाएं और जो फलस्तीनी रियासत की रिकग्निशन है उसको मजीद आगे जो है वो बढ़ाया जाए। इसी दरमियान नाज़रीन, मजीद दर्जनों केसेस ऐसे सामने आए हैं कि इजरायली फौजियों ने अपनी जानें ली हैं। आज मजीद ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिस बात का सबूत है कि इजराइल जो एक लंबी जंगों का इरादा रखता है उसकी फौज इसको सस्टेन नहीं कर सकेगी। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो तमाम अस्करी महाजों पर इजराइल को शिकस्त हुई है और वो आखिरकार स्टारवेशन का जो वेपन है वो इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो प्रिपेयर्ड हैं और एस्टिमेट कर रहे हैं कि जंग दोबारा किसी भी वक्त जब शुरू हो सकती है। स्टीव विटकॉफ जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल एक कवर अप देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और फ्रॉम द डे फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी यही रही है कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच तो रखता है इजराइल से, लेकिन वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दरमियान वो कभी मेडिएटर बन जाता है, कभी जो है वो एयर डिफेंस आकर डिप्लॉय कर देता है, मुकम्मल असलहा मनी। तो यानी कि ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है कि जेनोसाइड को आगे कंटिन्यू कैसे रखना है। तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है कि कैसे डिप्लोमेटिक शील्ड देकर रखनी है। तो आप देखें कि जो इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ उसको डिफ्यूज करने की कोशिश है कि स्टीव विटकॉफ जब 5 दिनों से इजराइल में बैठा हुआ है, कभी कहता है कि यहां पर कोई स्टारवेशन नहीं है, कभी कहता है कि यहां पर कोई जेनोसाइड नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। बेन गवर जो है वो आज 3000 सेटलर्स को लेकर मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल हो गया है। 3000 सेटलर्स के साथ बेन गवर जब दाखिल हो गया और उसने कहा गजा पर भी कब्जा होगा, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा होगा और वी विल रूल वेयर एवर वी वांट। तो ये यहां पर सूरत हाल वाज़ेह है। इससे पहले हम आपके सामने ये रिपोर्ट रख चुके हैं कि नेतन्याहू ने बेन गवर को ये इंफॉर्म कर दिया है कि बहुत जल्द गजा का जो डिपोर्टेशन प्लान है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और आज यानी बेन गवर 3000 सेटलर्स के साथ अल-अक्सा में दाखिल हुआ है। वहां पर उसने टेंपल बनाने की भी धमकियां लगाई हैं और साथ कहा कि गजा से जो हम डिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़े हम डिसाइडिंग वीक्स में इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ बहुत ही भयानक जो है वो तेजी के साथ मिडिल ईस्ट से टकराने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जब गजा में स्टारवेशन है, जब मिडिल ईस्ट बड़ी जंगों के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है और एक तरफ पैरेलल सीज फायर की एफर्ट्स हैं, अभी तक जारी हैं, दुनिया में बढ़ता हुआ प्रेशर है, दुनिया की गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ इक़दाम हैं। तो एक रास्ता सीज फायर का है, दूसरा रास्ता कॉन्टिन्यूअस वॉर्स का है। तो सवाल यही है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब इस सूरत हाल में आगे भाई क्या होगा? तो देखिए, 2-3 बातें समझना बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि सारी जो बॉटम लाइन अगर समझे कि ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी बॉटम लाइन क्या है, इसके कोर, इसकी बुनियादी चीज क्या है, वो ये है कि इजराइल वांट्स अ ग्रेटर इजराइल। उनका पहले दिन से जो पर्पस था, अब पिछली सेंचुरी के शुरू में भी चले जाएं और जो उनके अर्ली ज़ायनिस्ट लीडर्स थे वो इस पर खुलकर बात किया करते थे कि उनका जो बुनियादी प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर इजराइल का है और ग्रेटर इजराइल के लिए उनको गजा लेना है, उनको वेस्ट बैंक लेना है। और तमाम इस वक्त यानी जो तमाम फलस्तीनियों को एक तो गजा से ड्राइव देम आउट करना है और इसी तरह वेस्ट बैंक से उनको यहां डिपोर्ट करना है। जो ज़ायनिस्ट लीडर्स है, जैसा कि बेन गुरियन है, बेन गुरियन एयरपोर्ट का नाम आपने सुना है, तो ये इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था और वो खुलकर ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के बारे में बात किया करता था। तो जो अर्ली ज़ायनिस्ट लीडर्स हैं उसी मुताबिक ये देखें, ये सारी चीज लिखी हुई है, उसी के मुताबिक ये उसको इंप्लीमेंट कर रहा है नेतन्याहू और ये सारा इंतहा टोला। तो इनके मुताबिक ग्रेटर इजराइल क्या होगा, पॉपुलेशन उसमें कौन सी होगी? उनके मुताबिक अगर कम से कम जो है वो 80% इजरायली होनी चाहिए और अगर 20% यहां पर पैलेस्टीनियंस बच भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, 20% पैलेस्टीनियंस उनको बॉर्डर्स के ऊपर बसा दिया जाएगा। तो कम से कम 80%। आइडियल तो ये है ज़ायनिस्ट लीडर्स के मुताबिक कि 100% जो पॉपुलेशन है वो इजरायली होनी चाहिए, लेकिन अगर 20% इंडिजिनस पीपल हो भी जाएं तो उसका मसला नहीं है। इस वक्त अगर आप नोट करें तो पॉपुलेशन कितनी है? 7 मिलियन इजरायली हैं और 2 मिलियन जो है वो गजा में पैलेस्टीनियंस हैं, 3 मिलियन पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में हैं एंड 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस इजराइल में रहते हैं, ठीक है ना। उनके पास इजरायली सिटीजनशिप है और उनको बॉर्डर्स। तो ये 7 मिलियन इक्वल टू 7 मिलियन है। तो ये क्या है? ये जो मौजूदा इजराइल एग्जिस्ट करता है उसमें आबादी की रेशो क्या है? 7 मिलियन उनके हैं, 7 मिलियन इनके हैं। तो अब आप बात समझ रहे हैं, यानी वो आबादी को इस रेशो पर लाना चाहते हैं, या 80-20 या 100% इजरायली होंगे। तो एक तरफ गजा से इन 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को निकालना है और अगर आप नोट करें तो वेस्ट बैंक में
इसी मंसूबे के तहत तो काम जारी है, रोजाना सेटलर्स वहां पर हमले कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, सिचुएशन को वहां भी अनलिवेबल बना रहे हैं, रोड्स को तोड़ा जा रहा है, वाटर सप्लाईज को तोड़ा जा रहा है, उनकी जिस चीज के ऊपर इकोनॉमी बेस करती है उसको खत्म किया जा रहा है। तो वहां भी सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन इस तरह की है कि पहले फलस्तीनियों को इंटरनली डिस्प्लेस किया जा रहा है, और वहां पर भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इन पिछले महीनों में डिस्प्लेस हो चुके हैं इंटरनली, और वहां पर जो सेटलमेंट एक्सपेंशन का मंसूबा है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो ये उनका बुनियादी मंसूबा है। लेकिन यहां पर मसला क्या है जो इजराइल को दरपेश है? वो मसला यह है कि फलस्तीनी जेनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग, स्टारवेशन, बॉम्बिंग्स, किलिंग्स, इस सब के बावजूद अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी हॉली लैंड को छोड़ने के लिए अभी तक फलस्तीनी जो है इस वक्त तैयार नहीं हुए हैं। अब आप देखें ना, ट्रम्प ने कहा वॉलंटरी माइग्रेशन, नेतन्याहू ये सुबह शाम कह रहे हैं वॉलंटरी माइग्रेशन, आपको अच्छे घर बना कर देंगे। तो फलस्तीनी अपनी लैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और साथ जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इजराइल को जो भी करना है वो शॉर्ट टाइम में करना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जब वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो ममालिक नाज़रीन यहां पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को, जो कि बुनियादी प्रोजेक्ट ही ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट था, यहां तक रहना उनका मकसद नहीं था, तो वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे हैं, अबंडन कर रहे हैं और लगाम डाल रहे हैं इजराइल को, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मतलब यह है। इसलिए ये जो है ना हवास बाख्ता हो जाते हैं और गुस्से से पागल हो जाते हैं जब फलस्तीनी रियासत की जब बात की जाती है, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें फलस्तीनी रियासत फ्रॉम द डे वन नहीं थी। ये तो टू स्टेट बस वैसे ही एक उन्होंने रखा हुआ था ना अपनी एक्सपेंशन करने के लिए, तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल की 3 आइडियोलॉजीज है, बॉटम लाइन आइडियोलॉजीज वेस्ट की सिंपैथी लेने के लिए। पहली कि हम चूजन पीपल हैं, दूसरी हम ऑल टाइम विक्टिम्स हैं। देखें इजराइल क्या प्ले करता है, वी आर द विक्टिम्स। तीसरी आइडियोलॉजी यह है कि वेस्ट और इजराइल का इंटरेस्ट एक है, ठीक है ना। ये तीनों आइडियोलॉजी, खासकर जो पहली 2 आइडियोलॉजीज हैं, ये तो चैलेंज हो चुकी हैं। चूजन पीपल और जो विक्टिम जो कार्ड है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो तीसरी है यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो इजराइल का मफाद है वही वेस्ट का मफाद है, और इजराइल को सपोर्ट करने में वेस्ट का मफाद है, ये अभी वहां पर डिबेटेबल है। कहीं कहीं पर ये डैमेज हो चुकी है, कहीं कहीं पर ये मौजूद है, और अमेरिका की सूरत में तो ये बिल्कुल उसी प्योर फॉर्म में मौजूद है, एटलीस्ट गवर्नमेंट की सतह पर। नीचे तो तब्दीली आ रही है लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर ये उसी तरह से मौजूद है। ये जो अमेरिका कहता है ना कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं इजराइल को, तो वो अनकंडीशनली यही है कि उनका मफाद है या नहीं है, वो इजराइल को सपोर्ट जब वो करते रहेंगे चाहे इजराइल कुछ भी करे। अमेरिका में भी एक्सपर्ट्स के लेवल के ऊपर, पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर ये बात वहां पर क्लियर हो रही है। एक बड़ी तहरीक, मैस अवेकनिंग तहरीक जब वहां पर चल रही है कि इजराइल की हर एक चीज को सपोर्ट करने में हमारा कोई मफाद नहीं है, और हमारा मफाद मिडिल ईस्ट में पीस से है, जंगों से नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को ऑलरेडी हम कंट्रोल करते हैं, हमारी बेसिस वहां पर कायम हो चुकी हैं। तो मुसलसल जंगों का नतीजा ये निकलेगा कि अल्टीमेटली रीजन विल पुश आउट अमेरिका, ठीक है ना। एक ना एक दिन वो अमेरिका को यहां से धकेल कर बाहर करेगा ये रीजन। इससे पहले ब्रिटानिया का यहां पर इन्फ्लुएंस था, तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को सिवाय जंगों के कुछ भी नहीं दिया है। तो अमेरिका को भी यहां पर जंगें सूट नहीं करती, पीस सूट करता है, क्योंकि उनका कंट्रोल है, वो ऑलरेडी अपनी बेसिस रखते हैं, तमाम गवर्नमेंट्स उनकी मोहताज हैं ऑलरेडी, तो फिर और क्या करना है। तो इसलिए वहां एक्सपर्ट्स की सतह के ऊपर, थिंक टैंक्स की सतह के ऊपर, पॉपुलेशन की सतह के ऊपर इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारा बुनियादी इंटरेस्ट इजराइल के साथ खड़े होने में नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो अगली चीज जुड़ी हुई है, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट की तरफ जब वो चले जाएंगे, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर अलक्सा की तरफ वो आएंगे, बुनियादी तौर पर वहां पर टेंपल बनाना है। और आज जो कुछ हुआ है ये उसका बिल्कुल एविडेंस है। बेन गवर 3000 सेटलर्स के साथ वहां पर दाखिल हुआ है, उसने खुलकर कहा कि यहां पर टेंपल बनेगा, ये हमारा है, टेंपल माउंट हमारा है, यहां पर टेंपल बनेगा। ये आज उसने खुलकर बातें की हैं, ठीक है। तो ये यानी उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। चीजें लिखी हुई हैं कि जो यानी उनकी तरफ से लिखी हुई हैं, जो उनके ज़ानिश लीडर उनको बता कर गए कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ उनका जो पॉलिसी है वो ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कीप द नेबर्स वीक एंड फ्रैक्चर्ड। जो बेन गोरियन है उसका जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा था उसमें सदरन लेबनान भी था, उसमें सदरन सीरिया भी था, उसमें सिनाई भी था। उस वक्त अगर आप देखें तो इजराइल ने ऑलरेडी सदरन लेबनान के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, सदरन सीरिया में उनका प्रोजेक्ट है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इजराइल का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बॉर्डर्स मेंशन करना पड़ते हैं, हमारा ये कंट्री है, इसके ये बॉर्डर्स है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आफ्टर 80 ईयर्स इजराइल का कोई क्लियर बॉर्डर नहीं है। मतलब सीरिया है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, हर मुल्क का एक क्लियर बॉर्डर होता है ना कि हमारा बॉर्डर यहां तक है। इजराइल वो दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका बॉर्डर ही नहीं है। उसने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके बॉर्डर्स कहां तक होंगे। तो उसके बॉर्डर्स हो सकता है वो तुर्की तक जाएं, हो सकता है वो दजला फरात तक जाएं, तो वो बॉर्डर्स कहीं तक भी जा सकते हैं। अभी तक उन्होंने अपने बॉर्डर जो है वो डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो इस सारी बात का मतलब क्या हुआ? एक तो आपको ये बात समझ में आई कि किस पैटर्न के तहत जंग चल रही है, लेबनान में वो क्यों बैठे हुए हैं, शाम में वो क्यों बैठे हुए हैं, सिनाई का वो क्या इरादा रखते हैं। और दूसरी बात इससे ये वाज़ेह हुई कि अगर इजराइल को यहां पर नहीं रोका गया
تو وہ ہر ایک تک پہنچے گا، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہی سب کو ویک اور فریکچرڈ رکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو یہاں پر روک لیا جاتا ہے تو صرف غزہ کا سیز فائر اچیو نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا جو آرڈر ہے، کیونکہ وہ اس پوری ڈائریکشن میں بڑھ رہا ہے نا کہ سیریا بھی لینا ہے، لیبنان بھی لینا ہے، جارڈن کے پارٹس بھی لینے ہیں، سینائی بھی لینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لینا ہے، تو وہ سب کی نجات ہوگی، لیبنان کی بھی، شام کی بھی، سب کی، پورے ریجن کی، اور اب تو پوری انسانی پہ جب نجات ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ جس میں یہ پورا جو آرڈر ہے یہ دھڑم سے گر جائے گا، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ لڑائی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آج وہ سیز فائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پروجیکٹ گیا، کیونکہ روز روز ان کو جینوسائیڈ کا موقع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے سیز فائر سے مراد یہ ہوگا کہ یہ پورا آرڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ گرے گا، اور اس لیے اسرائیلی اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک تیار نہیں ہے۔ لیکن کان سے پکڑ کر رکوانا ہے۔ اچھا، وہ اتنے دندناتے کیوں پھرتے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے نا۔ ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی اتنے اسلامی ملک ہیں، ایک چھوٹا سا اسرائیل، تو وہ اتنے دندناتے کیوں پھرتے ہیں؟ ان کو کس بات کا یہ گھمنڈ ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ میں ایک ہیڈ لائن اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ فارمر سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل، بڑی امپورٹنٹ بات، یہ باٹم لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک فل سکیل عرب وار جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لانچ کر دی جاتی ہے، اٹ وڈ بی اے لوزنگ بیٹل۔ ایوری ون نوز اسرائیل ملٹری اسٹرینتھ، یعنی مصر، یعنی جارڈن، یعنی سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اس میں ہمیں شکست ہو، یعنی عربوں کو شکست ہو جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فارمر سعودی انٹیلیجنس چیف۔ اور انہوں نے کہا مزید کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی چوز پیس اینڈ کین ناٹ کنٹراڈکٹ اٹ سیلف بائی چوزنگ وار۔ تو یہ ہے وہ گھمنڈ جو اسرائیل کو ہے کہ عرب جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے انٹل اینڈ انلیس کہ فلسطینی وہاں پر ڈسپلیس ہو جائے، تو مصر مجبور ہو جائے۔ تو ان کو گھمنڈ یہ ہے کہ یعنی یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ تو اپنے ذہنوں میں ہی شکست کھا کر بیٹھے ہوئے نا، کہ یہ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی جیت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ان کو گھمنڈ یہ ہے کہ آپ مظاہرے کرتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آن گراؤنڈ وہ کہتے ہیں کیا ہماری جینوسائیڈ کو کوئی روک سکا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکا۔ تو کون روکے گا آ کر؟ کیا عربز آئیں گے؟ عربز تو نہیں آئیں گے، پھر کون آئے گا؟ تو یہ بنیادی وہ گھمنڈ ہے جس پر وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایران جنگ میں بھی یہ گھمنڈ ٹوٹا ہے، کیونکہ جو آن پیپر پاور تھی، یعنی ادھر امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور برطانیہ ہے، تینوں نے مل کر جنگ لانچ کی ایران کے اوپر، لیکن شکست ہوئی، ایران کو وہ ڈسٹرائے نہیں کر سکے۔ تو یہاں بھی کیلکولیشن جب ان کی الٹی پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ وہ تناظر ہے کہ جس میں جنگ جاری ہے، اور اس تناظر میں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور اس تناظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جینوسائیڈ غزہ میں بھی جاری رہے گی، ویسٹ بینک میں بھی جاری رہے گی، اور دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، آن گراؤنڈ آ کر ہمیں کون روکے گا؟ لیکن یہ بہت سارے بڑے متکبر اور ظالم جابر جو آئی ہیں، بہت سارے حکمران، بہت ساری اینٹیٹیز، وہ ایسی ہی غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس راستے کے اوپر جس میں وہ مسلسل جنگیں چھیڑے ہوئے ہیں، اور جو انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، اور جو دنیا اپنے دروازے بند کر رہی ہے، اصل میں تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس سے اسرائیل کے یہ تمام ڈکلیئرڈ گولز ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اور آسٹریلیا کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ آج کتنی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں بالکل ایک نیا چیپٹر ہے، آئیکونک ہاربر برج آف سڈنی، وہاں پر آپ کو پتا ہے کتنا مجمع جمع ہو گیا؟ 1,00,000 لوگ آسٹریلیا میں جمع ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی زندگی کتنی تیز ہوتی ہے، اور اپنے کام سے ہر کوئی اپنا کام رکھتا ہے۔ اس فلسطین کے لیے جس کو اپنوں نے اس حد تک ابنڈن کر دیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی جنگ لانچ کریں، ذہنوں میں بھی نہیں سوچ سکتے، اس کے لیے آسٹریلیا کا 1,00,000 مجمع، اور ایون کسی عرب کیپٹل میں بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے۔ 1,00,000 کا مجمع، اور پھر اہمیت، اور اس کو رکوانے کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن پورا اس نے زور لگایا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ پروٹیسٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور سپریم کورٹ نے الاؤ کیا اس پروٹیسٹ کو۔ یعنی یہ بالکل ایک الگ چیز ہے کہ گورنمنٹس اس طرح بھی ڈھیر ہو رہی ہیں کہ عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں پروٹیسٹ کریں، اور اس ہاربر برج کا بند ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آسٹریلیاز آئیکونک سڈنی ہاربر برج کلوز فار پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ، آسٹریلین لا میکرز کال فار سینکشنز آن اسرائیل ڈیورنگ سڈنی پروٹیسٹ۔ انہوں نے کہا کہ ویری ہارشسٹ سینکشن جو ہے وہ اسرائیل پر لگنی چاہیے۔ اور وکی لیک فاؤنڈر جولین اسانج جو ہے وہ اس میں پہنچے ہیں، اور اس میں ایک فیمس اسرائیلی آتھر ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ آسٹریلین پروٹیسٹر آؤٹریج اوور اسرائیل وار آن غزہ اینڈ گورنمنٹ کمپلیسٹی۔ There has been massive protest against Israel wars on Gaza in Sydney. There has been a massive protest against Israel. اور اینتھنی جو کہ جنہوں نے بک لکھی ہے پیلسٹائن لیبارٹری a book on the Israeli arms and surveillance، انہوں نے وہاں پر سپیچ کی۔ ورلڈ وائڈ وہاں پر بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر سپیچز کی ہیں۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ انہوں نے کہا نیور سین اے ٹرن آؤٹ لائک دس ان آسٹریلین سٹی، کبھی اتنا بڑا مجمع آسٹریلین شہر میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹ فگرز ہیں وہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجمع اور اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ کم سے کم 1,00,000 لوگ جو ہے وہ یہاں پر جمع ہیں، which was similar to what I am seeing
in the US and Europe now. यूरोप और अमेरिका में इसी तरह के बड़े बड़े मुजाहरे अब शुरू हो गए हैं. Protesting the genocide in Gaza are not the people who normally protest. ये वो लोग हैं, वो ऑथर ये स्पीच कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्मली इतना बड़ा प्रोटेस्ट करते नहीं हैं, और ये आज फलस्तीन के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और इसमें अब एक नया फिनोमेना है, वो अरबों के हवाले से भी है और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के हवाले से भी है, कि जिसमें इजराइल से ज्यादा तनकीद जो गवर्नमेंट्स की खामोशी है उस पर हो रही है कि इजराइल तो जो कर रहा है, इजराइल की असलियत तो हमारे सामने आ गई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं. तो अरबों पर भी अब यही बात है कि जैसे मिस्र के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, तो इस तरह वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी अब ये बात है कि भाई आपकी खामोशी असल में इसको कंटिन्यू रखे हुए. आउटरेज्ड आर जस्ट अबाउट व्हाट इजराइल इज डूइंग इन गाजा बट आल्सो द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कंप्लिसिटी. इजराइल पर गुस्सा तो है ही है, लेकिन अब जो एक नई बात है कि वो ज्यादा प्रेशर, वो ज्यादा बात कर रहे हैं गवर्नमेंट्स की कंप्लिसिटी के ऊपर कि आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं. और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉर मैनी ईयर्स सपोर्ट करता रहा, खासकर इस पूरी 22 महीनों में. और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन है. F-35 जो जेट्स इजराइल को जाते हैं जिसे बॉम्बिंग कर रहा है, उसका सप्लाई चेन का ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा है. ये ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज के ऊपर ये स्पीचेस हो रही हैं. तो कौन सा सियासतदान जो है वो इसको अफोर्ड करेगा, ठीक है ना. कौन सा, देखें डोमेस्टिक इशूज तो इससे हटकर हैं, इंटरनेशनल इशूज तो इससे हटकर हैं, और फलस्तीन के लिए इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं. ये किसी इन्फ्लेशन के ऊपर मुजाहरा नहीं हो रहा है, ये फलस्तीन के ऊपर हो रहा है. तो ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है. इसलिए जो कुछ यहाँ पर इजराइल प्लान करके बैठा हुआ है, सदरन लेबनान भी लेंगे, और मैंने आपको बताया कि वो सब कनेक्टेड है. वो गजा खाली नहीं लेना चाहते, वो उनको सदरन लेबनान भी लेना है. इसलिए उनकी नाकामी हर एक चीज की नाकामी होगी, पूरी जो ऑर्डर है वो फॉल करेगा. तो जो इजराइल सोचकर बैठा हुआ है गजा भी लेंगे, वेस्ट बैंक भी लेंगे, लेबनान भी लेंगे, शाम भी लेंगे, फिर तुर्की के खिलाफ अब उन्होंने जंग की तैयारी कर दी है, तो ये पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ईरान की स्टेटमेंट जारी हुई है, कमांडर इन चीफ ऑफ द ईरानियन आर्मी. उन्होंने कहा कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं और फुली प्रिपेयर्ड हैं टू कैरी आउट एनी ऑपरेशन. ये ईरान से बार बार सिग्नल्स आ रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस है कि इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है. वो एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहा है इजराइल, और मुख्तलिफ नए मनसूबे बना रहा है कि अब ईरान पर जंग कैसे शुरू करनी है. पहले तो पूरा जोर लगाया ना, अब क्या नया पैटर्न होगा, क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप की असैसिनेशन से शुरुआत की जाएगी. तो मुख्तलिफ मंसूबे इजराइल बना रहा है, पूरा इरादा रखता है ईरान पर हमला करने का. तो ईरान मुसलसल ये सिग्नल्स भेज रहा है. स्टीव विटकॉफ जब वो 5 दिनों से इजराइल में मौजूद है और पता नहीं वहां पर क्या कर रहा है. पांचवा दिन है कि आज वो इजराइल ही के अंदर मौजूद है. अच्छा, और जो अमेरिकी एम्बेसडर है वो ये कह रहा है कि नो एविडेंस ऑफ जेनोसाइड बीइंग कमिटेड इन गाजा. फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए, यानी कल ये कह रहे थे कि कोई स्टारवेशन नहीं है, आज ये कह रहे हैं कि कोई जेनोसाइड भी नहीं है. तो बैन गवर जो है उसने 3000 सेटलर्स के साथ दाखिल हुआ है. उसने कहा कि गवर्नमेंट विल एक्सेलरेट इनकरेजिंग गाजा रेजिडेंट्स टू वॉलंटरी माइग्रेट. गाजा के रेजिडेंट जब उनको अब हम वहां से माइग्रेट करवाने जा रहे हैं और हम इंटेंसिफाइड चीजों करने जा रहे हैं, यानी ये विद इन वीक्स का मामला जो है ऐसा लग रहा है. बैन गवर असेंड्स टेंपल माउंट्स प्रेइंग लाउडली इन वायलेशन ऑफ द स्टेटस को. तो ये जो बुनियादी स्टेटस को था ना कि भाई ये मस्जिद अक्सा है, ये वेस्ट बैंक है, ये गजा है, तो उसको ये तोड़ रहे हैं. बार बार मस्जिद अक्सा में दाखिल होना, गजा में जो कुछ कर रहे हैं वेस्ट बैंक, तो ये स्टेटस को तोड़ रहे हैं. तो जो स्टेटस को टूटेगा, जो टूट चुका है, तो नतीजा अगर इनके हक में नहीं आया तो वो मुकम्मल जो इजराइल का मौजूदा आप कह लें कि एक इजरायली जो रियासत एग्जिस्ट करती है वो फिर नहीं करेगी, ठीक है ना. वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी. जो देखें जैसे साउथ अफ्रीका है वो भी तो डाइल्यूट हो गया था ना भाई, वहां भी तो ऐसी ही सेटलर कॉलोनी थी, तो क्या बन गया कि वहां पर वो भी रह रहे हैं जो सेटलर थे और जो वहां पर इंडिजिनस थे वो भी रह रहे हैं और एक ही रियासत बन गई. तो इस तरह से डाइल्यूट हो जाती हैं जो सेटलर कॉलोनीज हैं. या फिर जैसे अल्जेरिया में हुआ कि उनको फिर सबको मोस्टली जब वापस जाना पड़ा, तो ये दूसरा ऑप्शन होता है. अब लेपर्ड क्या कह रहा है, इजरायली ऑपोजिशन लीडर्स कॉल फॉर एंड टू गाजा वॉर. इजरायली गवर्नमेंट लॉस्ट कर चुकी है सपोर्ट ऑफ द इजरायली पब्लिक इन मेजॉरिटी एंड नो लॉन्गर हैज द लेजिटिमेसी टू कंटिन्यू द वॉर. और ये दो जबरदस्त हेडलाइंस देखिए. हैरिस ये लिख रहा है, अमेरिकन शुड नॉट आस्क ओनली अबाउट गाजा बट ऑल्सो व्हाट इट्स डन टू इजराइल. कि जंग ने इजराइल की क्या तबाही फेर दी है, अमेरिकन जरा इधर भी नजर डालें. अब ये वाली जो मैं बात कर रहा था हैरिस की, ये वाली हेडलाइन देखिए. द विक्टिम आइडेंटिटी इजराइल बिल्ड ओवर जनरेशंस नाउ फ्यूल्स इट्स डिनायल ऑफ जेनोसाइड इन गाजा. ये बड़ा बॉटम लाइन बात है कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उन्होंने अपने आप को ये पोर्ट्रे किया कि हम विक्टिम्स हैं, एंड वेस्ट के लोग इनको विक्टिम समझते थे और फलस्तीनियों को अग्रेसर, जालिम, टेररिस्ट समझते थे. लेकिन ये बात बहुत बड़ी तब्दीली वहां पर आई है. और इजरायली जो है वो आर एंगेजिंग इन क्लासिक जेनोसाइड एंड डिनायल टैक्टिक. एनी मेंशन ऑफ पैलेस्टीनियन सफरिंग इज सीन एज अ थ्रेट टू द नेशंस इमेज एंड सर्वाइवल. ये इजराइल है कि हैरिस लिख रहा है कि अगर फलस्तीनियों के ऊपर जो होने वाला जुल्म है, अगर उसकी तस्वीर और वीडियोस सामने लाई जाएं या उसके ऊपर बात की जाए, तो इजराइल ये कहता है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ये उसके सर्वाइवल के लिए खतरा है कि फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको ना दिखाया जाए. तो ये ओवरऑल इजराइल की ताकत है. इसके अलावा इजरायली आर्मी जो है वो उसने सीरिया के इलाकों में इनकर्जन की है, उसकी उन्होंने फुटेज भी जारी की है. और लेबनान के प्रेसिडेंट ने हिजबुल्लाह को बताया है इट हैज नो चॉइस बट टू कोऑपरेट विद द स्टेट, के ये हथियार डालने होंगे. तो अब आप यहां पर भी देखें, हिजबुल्लाह के खिलाफ वो बरह रास्त लड़े, इजराइल शिकस्त खा गया. तो अब ये एक और पैटर्न है हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि हिजबुल्लाह नहीं होगी तो लेबनान को कोई डिफेंड नहीं कर सकता. और ये बात लेबनान स्टेट के ज़हन में नहीं घुस रही है. लेकिन इजराइल का प्रोजेक्ट ये है कि
اگر حزب اللہ دیکھیں حزب اللہ سے وہ نہیں لڑ سکے ہیں، اس لیے وہ یہ دوسرے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ لیبنی اسٹیٹ کو استعمال کر رہے ہیں حزب اللہ کے خلاف. تو پروجیکٹ یہاں بھی وہی ہے، کیپ دا نیبرز فریکچرڈ اینڈ ویک. تو یہاں پر حزب اللہ نہیں ہوگی تو لیبنان کا دفاع کون کرے گا؟ اور سیریا میں انہوں نے اپنی مداخلت بند نہیں کیا، پھر وہ سیریا کے اندر داخل ہوئے اور وہ الشرا کی گورنمنٹ کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتے اور سیریا کو بھی کمزور رکھنا چاہتے ہیں. اس سے وہ اپنے بارڈر جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ ٹرکی اور پورے مڈل ایسٹ کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے اور رشیا کے لیے بھی افورڈیبل نہیں ہے. سو یہ ایک منظر نامہ ہے جو مختلف انداز میں ہم نے آپ کے سامنے کمپریہنسو پکچر رکھی ہے. اس طرح سے یہ لڑائی جاری ہے اور اب فتح صرف ایک محاذ پر نہیں ہوگی، یا تو وہ سارے محاذوں پر فتح ہوگی یا پھر وہ سارے محاذوں کے اوپر شکست ہوگی. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز رکا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.